हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी बच्चे बहुत अच्छे से क्लासेस को अटेंड कर रहे होंगे और सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मेहनत से पढ़ रहे होंगे। तो आज हम लोग चलिए बच्चों इंग्लिश ग्रामर की टॉप 20 क्वेश्चन की सीरीज क्लास नंबर 27 स्टार्ट करेंगे। ये सीरीज जो है क्लास 30 तक चलेगी। 30 क्लास कंप्लीट होने के बाद इट मीन्स 30 क्लास कंप्लीट होने के बाद फिर से नई सीरीज स्टार्ट की जाएगी आप लोगों की, जिसमें आपके क्वेश्चन के जो है नंबर ऑफ क्वेश्चंस और रहेंगे। तो अभी क्लास 30 तक हम लोग 20 क्वेश्चंस को ही करेंगे, ठीक है ना। 30 क्लास कंप्लीट होने के बाद फिर से हम लोग फर्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपको और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और अलग तरीके के प्रश्न तथा प्रश्नों की संख्या बढ़ा करके सीरीज आपको दी जाएगी। ओके, तो चलिए बच्चों, आज आपका क्लास नंबर 27 है। अपने पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अपना पहला प्रश्न फिल इन द ब्लैंक है, जहां पर आपको एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब तथा एक रिलेटिव प्रोनाउन भरना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, मैन इज द ओनली एनिमल लव एंड थिंक। बताएंगे सच कैन, दैट कैन, हु कैन, हुम कैन। यहाँ पर चारों ऑप्शंस में से कौन सा आप सुटेबल ऑप्शन करेंगे करेक्ट। मैन इज़ द ओनली एनिमल, ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत बार बताए गए हैं बच्चों। आपको क्या ध्यान रखना है, आप आंसर भी करते रहें। बिल्कुल दैट कैन ही करेक्ट होगा, बी ऑप्शन, ठीक है। ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि कहीं पर सेंटेंस में अगर द ओनली आ जाए, ठीक है ना, या द सेम आ जाए, इसको नोट डाउन करते रहेंगे। इसके बाद हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग होता है, समझ पा रहे हैं ना। हूँ का प्रयोग, सच का प्रयोग, हूँ का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है ना। क्या याद रखना है, द ओनली, द सेम अगर आए सेंटेंस में तो हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन दैट का ही प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर मैन इज़ द ओनली एनिमल दैट कैन लव एंड थिंक, जो प्रेम भी कर सकता है और सोच भी सकता है। ओके, बहुत अच्छे, फर्स्ट क्वेश्चन करेक्ट है। सेकंड पर चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, और आपको एक ब्लैंक स्पेस मिल रहा है। वी नो अबाउट द पीपल हु लिव्ड हेयर सजेस्ट्स दैट दे हैड अ सोफोस्टिकेटेड सोसाइटी। यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, एक आपको डिटर्मिनर फिल इन द ब्लैंक में भरना है। डिटर्मिनर मीन्स आप जानते हैं कि जो है द, एन, आर्टिकल्स जिसको बोलते हैं, डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, या फिर आपका एडजेक्टिव लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, सम, एनी, ये सब डिटर्मिनर्स कहलाते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर आपको डिटर्मिनर को फिल इन द ब्लैंक में करना है। तो यहाँ पर आपको क्या पता चल रहा है सेंटेंस में, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग हो तो लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल का प्रयोग करते हैं, और काउंटेबल नाउन का प्रयोग हो तो फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। सम का प्रयोग दोनों के साथ करते हैं, सम मिल्क, सम पेंस। अब जो है जब अनकाउंटेबल होगा तो सम यहाँ पर सिंगुलर की तरह काम करेगा, और जब जो है काउंटेबल होंगे तो सम प्लूरल की तरह काम करेगा, समझ पा रहे हैं ना। तो यहाँ पर आप देखिएगा, वी नो अबाउट द पीपल, मतलब जो थोड़ा बहुत जो कुछ भी हम लोग जानते हैं जो यहाँ पर रहते थे। सजेस्ट दैट, तो लगता है कि वे सोफिस्टिकेटेड सोसाइटी से बिलोंग करते थे, यानी कि अच्छी सोसाइटी से बिलोंग करते थे। तो अगर आप देखें लिटिल और फ्यू जो होता है, ये दोनों नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है, समझ पा रहे हैं ना। कहीं पर अगर सेंटेंस में लिटिल का प्रयोग हो और फ्यू का प्रयोग हो तो इनके साथ नॉट का प्रयोग नहीं होता, फिर भी ये नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पर है जो कुछ भी हम जानते हैं, जितना बहुत भी जानते हैं, तो यहाँ पर जो है जो कुछ भी जानते हैं द लिटिल, समझ पा रहे हैं ना। लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल का अगर प्रयोग आप पढ़ेंगे तो आपको मिलता है कि जब अ लिटिल और फ्यू की बात करते हैं, लिटिल और फ्यू की बात करते हैं तो नेगेटिव सेंस में होता है, और अ लिटिल और अ फ्यू की बात करते हैं तो थोड़ा बहुत होता है पॉजिटिव सेंस में। लेकिन द लिटिल की और द फ्यू की बात करते हैं तो जितना कुछ है, जो कुछ भी है वो पर्याप्त है, मीन्स जितना भी है सबको समेट करके द लिटिल का प्रयोग करते। तो यहाँ पे जानकारी को, जो कुछ भी जानकारी हमको सभी को मालूम है कि यहाँ पर जो लोग रहते थे वे लगता है कि सोफिस्टिकेटेड सोसाइटी से बिलोंग करते थे, समझ पा रहे हैं ना। बिल्कुल, तो द लिटिल करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, कंफ्यूज नहीं होंगे, ऐसे ऑप्शंस आपको एग्जाम में आएंगे, और लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल में बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। तो बस आप यही ध्यान रखेंगे, लिटिल का प्रयोग नेगेटिव सेंस में और अ लिटिल और द लिटिल का प्रयोग पॉजिटिव सेंस में होता है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर भी देखिए,
फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। वी गॉट, फिर कह रहा है हेल्प फ्रॉम द ट्रेनिंग स्कीम। यहाँ पे देखिएगा, हमें प्राप्त हुआ मदद, ठीक है ना, तो ट्रेनिंग स्कीम से मदद, तो थोड़ी बहुत मदद, न के बराबर मदद, या जो कुछ भी मदद, पर्याप्त मदद। तो यहाँ पर क्या बात हो रही है, थोड़ा बहुत मदद की बात हो रही है ना। वी गॉट, अगर आप देखिए अ फ्यू और फ्यू की बात करें तो ये तो काउंटेबल के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे अगर मदद की बात करें तो एक मदद दो मदद तो होती नहीं है, ये अनकाउंटेबल नाउन है। दी, ये फीलिंग्स की तरह काम कर रहे हैं, अंडरस्टूड। तो यहाँ पर या तो अ लिटिल प्रयोग करेंगे या तो द लिटिल। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत मदद की बात हो रही है ना, तो यहाँ पर अ लिटिल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, वी गॉट अ लिटिल हेल्प फ्रॉम द ट्रेनिंग स्कीम। अगर आप आगे करते कि उसकी मदद से हमने ये काम किया तो द लिटिल का प्रयोग हो जाता, कि जो कुछ भी मदद मिली वो सारी मदद जो है इंक्लूड करके आप किसी जो है वर्क को किए तो द लिटिल होता। लेकिन यहाँ थोड़ी बहुत मदद की बात हो रही है, इसलिए अ लिटिल प्रयोग होगा। समझ पा रहे हैं ना। ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में बहुत मिलेंगे, तो बच्चों प्रैक्टिस करते रहिए, बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलेंगे। यूजलेस, यू पे अटेंशन, यूजलेस नहीं लिखा है, अनलेस लिखा है, सॉरी। अनलेस यू पे अटेंशन टू वॉट आई से यू विल नॉट सक्सीड, नो एरर। यहाँ पर आप बताइएगा क्या दिक्कत है, किस पार्ट में एरर है। अनलेस यू पे अटेंशन वॉट आई से यू विल नॉट सक्सीड। आपको पता है अनलेस और अनटिल का प्रयोग हमेशा कंडीशन के लिए किया जाता है। अनटिल का प्रयोग टाइम के लिए और अनलेस का प्रयोग कंडीशन के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर कंडीशन की बात हो रही है, और अनलेस वाला क्लॉज यदि प्रेजेंट में है तो बाद वाला फ्यूचर में होता है, ये भी शर्त हम लोगों की फुलफिल हो रही है। अनलेस के साथ नेगेटिव एक्सप्रेशन जैसे कि नो, नॉट, नेवर का प्रयोग नहीं करते, तो ये भी कंप्लीट है। इसका मीन्स यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी आपको। यहाँ पर ये टू और व्हाट से आप कंफ्यूज ना हो। पे अटेंशन टू ऐसे एक जो है फ्रेज टाइप के जो है, जैसे इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इस तरीके से कुछ फ्रेज होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वैसे पे अटेंशन टू व्हाट ऐसे इस तरीके का एक फ्रेज टाइप के सेंटेंस होते हैं जो हूबहू आपको नोट कर लेने हैं, ठीक है। यहाँ पर टू से आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ओके। तो यहाँ पर नो एरर है, बिल्कुल। डी वाले बच्चे आप सभी लोग करेक्ट हैं, डी ऑप्शन करेक्ट है, इसमें नो एरर है ना। हमेशा एरर नहीं आपको ध्यान देना है, नो एरर वाले भी सेंटेंसेस एग्जाम में पूछे जाते हैं, ओके। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। स्कार्सली ही इंटर्ड, फिर कह रहा है द रूम व्हेन आई रिकॉग्नाइज्ड हिम। यहाँ पर क्या दिक्कत है, स्कार्सली ही इंटर्ड रूम ए पार्ट, द रूम व्हेन बी पार्ट, आई रिकॉग्नाइज्ड हिम सी पार्ट, या नो एरर डी पार्ट। बताइएगा यहाँ पे कहाँ दिक्कत हो रही है, किस पार्ट में। ध्यान रखेंगे बच्चों, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आप स्कार्सली ही इंटर्ड पर अगर आप आएँ तो आपको ध्यान रखना है कि स्कार्सली और हार्डली, ठीक है, इसके साथ बेयरली भी आपको मिल जाता है, ठीक ना, और नो सूनर, ठीक है, नो सूनर। इनके साथ हमेशा पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, ध्यान रखिएगा। जब तक हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा तब तक सब्जेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। अब जो है यहाँ पर आगे पार्ट में जब आप देख रहे हैं कि पास्ट इंडिफिनिट है तो आगे आपको पास्ट को ही रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो इसको जो है हम सभी को ध्यान करना, एक इन्वर्जन पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, इन्वर्जन फिगर्स ऑफ स्पीच होता है, जिसमें आपको मीनिंग को सेट करने के लिए शब्दों का उलट फेर कर दिया जाता है। तो स्कार्सली और हार्डली और नो सोनर में हम सभी को मिलेगा कि इसके साथ हेल्पिंग वर्ब जो है लगा करके इसको इंट्रोगेटिव की तरह स्टार्ट करते हैं। तो स्कार्सली, हार्डली या नो सोनर, इनके साथ अगर आप डिड लगाते हैं फिर सब्जेक्ट लिखते हैं तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होगा। यदि आप इनके साथ जो है स्कार्सली, हार्डली और नो सूनर के साथ यदि आप हैड लगाते हैं तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा। समझ पा रहे हैं ना। स्कार्सली और हार्डली के साथ व्हेन का प्रयोग होता है, नो सूनर के साथ दैन का प्रयोग होता है, ठीक है, रिलेटिव कंजक्शन की तरह। समझ पा रहे हैं ना। कोरिलेटिव कंजक्शन जब जो आएगा तो इनके साथ स्कार्सली हार्डली के साथ ऑलवेज यूज्ड, व्हेन एंड नो सूनर के साथ हमेशा दैन, THAN,
ओके, तो ये सारी बातें आपने समझ ली। अब चलिए एरर पर चलते हैं। स्कारसेली ही इंटर्ड, इसके बाद द रूम व्हेन, तो यहाँ तो सब करेक्ट है। यहीं पर आपको अगर आप हैड लगा देते हैं, स्कारसेली हैड ही इंटर्ड, तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, स्कारसेली हैड ही इंटर्ड, तो यहाँ ए पार्ट में रहे। समझ पा रहे हैं ना। ये क्वेश्चन या ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं जो आपको देखने में करेक्ट लगेगा, बट कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं जो आपको अप्लाई करने होंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 पर चलेंगे। इसमें आपको बताना है विच पार्ट एज एन एरर। इफ़ शी हैड स्टडीड हार्डली शी वुड हैव पास्ड। और थर्ड ऑप्शन है द इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट फॉर द एलिजिबिलिटी ऑफ मैनेजर, या नो एरर। यहाँ पर किस पार्ट में एरर है बताएंगे। देखिएगा बच्चों, ए पार्ट में एरर है, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे आप। आपको स्टडीड मिल रहा है ना, तो स्टडीड क्या है, वर्ब है। वर्ब के साथ आपको एडवर्ब यूज़ करना पड़ता है, तो हार्ड होना चाहिए, हार्डली नहीं होना चाहिए। ठीक है, इफ़ यू स्टडी हार्ड, इफ़ यू हैड स्टडी हार्ड, अगर तुम मेहनत से पढ़े होते, वह पढ़ी होती तो वह पास हुई होती। ठीक है ना। एलिजिबिल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट के एलिजिबिलिटी, मैनेजर के एलिजिबिलिटी के लिए। ठीक है, तो स्टडीड हार्ड होना था, ना कि हार्डली। ठीक है, हार्डली मतलब तो बड़ी मुश्किल से होता है, लेकिन यहाँ पर आपको एडवर्ब की तरह यूज़ करना है। ठीक ना, तो 6 में ए पार्ट में रह रहा है। समझ पा रहे हैं ना, बाकी सब करेक्ट है। और ये कंडीशनल सेंटेंस की तरह यूज़ हो रहा है। इफ़ के बाद सब्जेक्ट के बाद यदि वर्ब का सेकेंड फॉर्म होगा तो बाद वाले में वुड शुड कुड का प्रयोग करते हैं, लेकिन इफ़ के बाद सब्जेक्ट के बाद हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो तो बाद वाले में वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव का प्रयोग किया जाता है। ओके, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 7। ठीक ना। इफ़ इट रेन्स द ग्रास, अब कह रहा है गेट वेट, गेट्स वेट, विल वेट, गॉट वेट। बताएंगे, यदि बारिश होती है तो घास गीली हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, कंडीशन है ना, कंडीशन को ध्यान रखिएगा। कंडीशन है बच्चों, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपका इफ़ इट रेन्स, यदि बारिश होती है तो घास गीली हो जाती है। ठीक है, ऐसे सेंस में आपको, ये आपका क्या है, इस वाले सेंटेंस में ये आपका एक प्रकार से नेचुरल इवेंट जो है इन्वेंट की तरह यूज़ हो रहा है ना। इसलिए यदि बारिश होती है तो, जैसे आप कहते नहीं हैं कि जब सुबह होता है तो सूर्य पूर्व से निकलता है और जब शाम होती है तो सूर्य पश्चिम में अस्त होता है। ऐसे सेंस में आपको प्रेजेंट को ही फॉलो करना है, फ्यूचर को नहीं करना है। ठीक है, यदि बारिश होती है तो घास गीली हो जाती है, हो जाएगी आपको नहीं करना है। कुछ आपको स्पेसिफिक, कुछ नेचुरल जो है बातें होती हैं जिसको आपको, है ना, यदि बारिश होती है तो हो जाती है, ऐसा सेंस में आपको यूज़ करना है। विल गेट का प्रयोग नहीं करेंगे। ऑप्शन में हालांकि मिला है, सामान्य तौर पे ऐसा होता है कि यदि तुम आओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, ये तो एक सामान्य बात है, आने का शर्त है, लेकिन यहाँ पर बारिश होगी तो घास गीली होगी। अंडरस्टूड। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 पर चलेंगे। माई ग्रैंड पेरेंट्स वॉक, फिर कह रहे हैं 20 मिनट्स अ डे। अब आपको प्रिपोजिशन को चूज करना है। सुटेबल प्रिपोजिशन क्या होगा, एक दिन में मेरे ग्रैंड पेरेंट्स क्या करते हैं, 20 मिनट्स जो है क्या करते हैं, टहलते हैं। तो आप देख पा रहे हैं ना, 20 मिनट्स क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है कि पॉइंट ऑफ टाइम है, बताइएगा। 20 मिनट्स आपको क्या मिला, पीरियड ऑफ टाइम के रूप में मिला कि पॉइंट ऑफ टाइम के रूप में मिला, पीरियड ऑफ टाइम के रूप में मिला ना, मतलब फॉर ए 20 मिनट्स। बिल्कुल सही, फॉर ए 20 मिनट्स मतलब 20 मिनट। कौन सा 20 मिनट, आप अंक पर मत जाइए कि 20 आपको अंक दिख रहा है तो निश्चित है, बिल्कुल नहीं। यदि हो जाता इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, ठीक है ना, टुडे इन द मॉर्निंग, या मंडे, ट्यूसडे, जनवरी 1929, है ना, इस तरीके से अगर पर्टिकुलर स्पेसिफिक कुछ ऐसा मतलब जो है डेट वगैरह हो, तब आपको पॉइंट ऑफ टाइम मानना होगा। लेकिन अगर ड्यूरेशन हो
तो हम सभी फॉर का यूज़ करते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होएगा। और ये सब क्वेश्चंस कुछ आसान से प्रश्न होते हैं जो आपको एग्ज़ाम में कंफ्यूज जो है आप हो जाते हैं। तो 20 आप देख के कंफ्यूज नहीं होंगे। 20 कौन सा 20? यदि मैं आपसे बोलूँ मैं आपको 10 मिनट से पढ़ा रही हूँ तो फॉर में मुझे लगाना होगा, लेकिन मैं पर्टिकुलर 9 o'clock टाइम बताऊँ तो सिंस लगाना पड़ेगा। आप समझ पा रहे हैं ना? बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। 9 पर चलते हैं। द प्रिंसिपल एंड द टीचर प्लेड वेल। बताएंगे आप कौन सा होगा? यहाँ पर भी एक स्पेसिफिक रूल काम कर रहा है, उस रूल को आप ध्यान रखिएगा। द प्रिंसिपल एंड टीचर, सामान्य प्रक्रिया में आप सभी लोग यही जानते हैं, कहीं भी अगर एंड से दो सब्जेक्ट जुड़े हों तो वो प्लूरल होते हैं। लेकिन ये आपने अधूरा ज्ञान आपके पास है, पूरा ज्ञान यहाँ देखिए। यहाँ आपको क्या ध्यान रखना है कि यदि दो नाउन, यहाँ पर आपको इसे देखना, यदि दो नाउन एंड से जुड़े हैं, ठीक, यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। दो नाउन क्या हो? एंड से जुड़े हों, ठीक है। दोनों के पहले अगर आर्टिकल लगा हो, ठीक है ना, दोनों के पहले क्या लगा हो? आर्टिकल लगा हो, तो ध्यान रखना पड़ेगा दोनों के पहले आर्टिकल लगा होने की वजह से प्लूरल वर्ब होगा, क्योंकि दो अलग अलग व्यक्ति हैं। द मैनेजर एंड द टीचर मीन्स है द मैनेजर एंड द टीचर, मतलब मैनेजर अलग है टीचर अलग है, तो प्लूरल होगा। लेकिन अगर कह दिया जाए द मैनेजर एंड टीचर, इसका मतलब वही व्यक्ति मैनेजर हैं, वही व्यक्ति टीचर हैं। अब बताइए कौन सा करेक्ट करेंगे? यानी कि अगर ये वाला आपका यहाँ आर्टिकल नहीं लगा है, इसका मतलब दोनों पर्टिकुलर व्यक्ति हैं, प्रिंसिपल और टीचर दोनों एक ही हैं, तो क्या यूज़ करेंगे आप? हैज़ यूज़ करेंगे। समझ पा रहे हैं ना? अगर यहाँ पे द प्रिंसिपल एंड द टीचर होता तो हैव यूज़ करते, लेकिन द प्रिंसिपल एंड टीचर है, इसका मतलब वही प्रधान अध्यापक है, वही अध्यापक हैं। समझ पा रहे हैं ना? एक रूल और इसके साथ काम करता है। जैसे हमने आर्टिकल देखा, लेकिन पॉजेसिव एडजेक्टिव भी अगर आ जाए तो भी आपको नोट करना होगा। जैसे आपने एंड लगाया, एंड के पहले आपने, ठीक है ना, दो नाउन आपने लगाए हैं, ठीक, दोनों के पहले अगर पॉजेसिव एडजेक्टिव लगा है, ठीक है, दोनों के पहले, तो नाउन प्लूरल, तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। ओके। जैसे माई फादर एंड माई फ्रेंड, इसका मतलब मेरे पिताजी और मेरे मित्र दो अलग अलग लोग हैं। लेकिन कहा जाए माई फादर एंड फ्रेंड, तो मतलब मेरे पिताजी ही मेरे साथ मित्रवत व्यवहार करते हैं, मतलब मैं अपने पिताजी को ही मित्र मानती हूँ। अंडरस्टूड? तो यहाँ पर भी आपका दोनों के पहले यदि पॉजेसिव एडजेक्टिव लगा है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, और अगर दोनों के एक के पहले लगा है दूसरे के नहीं, तो मतलब वही पिताजी, एक मतलब उन्हीं पिताजी की बात फ्रेंड के रूप में भी हो रही है, ठीक ना, तो सिंगुलर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना? इसको नोट कर लीजिए बच्चों, एरर में, फिल इन द ब्लैंक में, ठीक है। और आपका अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस होते हैं, बट आपको रूल जानना पड़ेगा, ठीक ना। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। आपको क्या चेंज करना है? इनडायरेक्ट स्पीच में एक दिया गया सेंटेंस है जिसको आपको इनडायरेक्ट यूज बनाना है। बताइएगा। दीपक सेड टू मी आई हैड फिनिश्ड द कॉफ़ी। पहला ऑप्शन है दीपक टोल्ड मी दैट, पहला ऑप्शन है दीपक टोल्ड दैट ही हैड फिनिश्ड द कॉफ़ी। दूसरा ऑप्शन है दीपक टोल्ड मी दैट ही हैड बीन फिनिश्ड द कॉफ़ी। और तीसरा ऑप्शन आपको मिल रहा है दीपक टोल्ड मी दैट ही वॉज फिनिश्ड द कॉफ़ी। आपको ऑप्शन आगे ही मिल जाएगा आपके आंसर के लिए, क्योंकि आपको पता है कि पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में जाता है, लेकिन पास्ट परफेक्ट चेंज नहीं होता है, तो हैड को हैड ही रखना होगा। अब देखिए, ही दीपक टोल्ड मी यहाँ तक तो करेक्ट है, दैट आप लगाएंगे, आई आपका दीपक के अनुसार ही हो जाएगा, और हैड ही रहता है, तो आपका ये ऑप्शन ही करेक्ट है। ओके। तो आपको समझ में आ रहा है ना कि कैसे आपको अपने पर्टिकुलर स्पेसिफिक क्वेश्चन को फाइंड आउट करके आंसर निकाल लेना है, ठीक है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पर। फियर ऑफ डॉक्टर, इसको क्या कहते हैं? यदि डॉक्टरों का डर हो तो क्या बोला जाएगा? सीटोफोबिया, लेट्रोफोबिया, मोनोफोबिया या क्लेप्टोफोबिया? बताइएगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में बच्चों ये क्वेश्चन आ जाते हैं आपको। चलिए हम सभी सबको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। सीटोफोबिया अगर आपको मिले तो इसका मतलब होता है फियर ऑफ फूड, ठीक है, फियर
ऑफ फूड, ये आपका क्या होता है, सीटोफोबिया। लेट्रोफोबिया, फियर ऑफ डॉक्टर, ठीक है ना, फियर ऑफ डॉक्टर, ये आपका लेट्रोफोबिया है। मोनोफोबिया मतलब फियर ऑफ बीइंग अलोन, अकेले होने का डर, फियर ऑफ बीइंग अलोन, ये आपका। और क्लेप्टोफोबिया है फियर ऑफ थेफ्ट, फियर ऑफ थेफ्ट, ये आपका क्या है, क्लेप्टोफोबिया, ठीक है। तो अपना आंसर हो जाएगा बी, लेट्रोफोबिया मतलब फियर ऑफ डॉक्टर। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट वन, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। आपके ऑप्शन से देखेंगे, आई सा एन वन आइड मैन ट्राइंग टू क्रॉस द रेड रोड यस्टरडे। सेकेंड ऑप्शन है, आई सा अ वन आइड मैन ट्राइंग टू क्रॉस द रोड यस्टरडे। थर्ड ऑप्शन है, आई सा द वन आइड मैन ट्राइंग टू क्रॉस द रोड यस्टरडे। और फोर्थ ऑप्शन है, आई सा वन आइड मैन ट्राइंग टू क्रॉस द रोड यस्टरडे। बताइएगा, सब कुछ सेम सेम है, बस यहीं आपको ध्यान देना, एन वन आइड मैन होगा, अ वन आइड मैन होगा, या द वन आइड मैन होगा, या कोई आर्टिकल नहीं होगा, सिर्फ वन आइड मैन होगा। तो आपको याद है क्या कि आर्टिकल में जब हम सभी जो है आर्टिकल लगाते हैं तो प्रोनाउंसिएशन को ध्यान देते हैं। तो ओ एन ई वन को आप व पढ़ रहे हैं, व न, ठीक है, यही तो पढ़ रहे हैं ना। तो ए आर्टिकल का प्रयोग होगा, ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। द और एन और नो आर्टिकल विल नॉट बी यूज्ड। क्वेश्चन नंबर 12 का बी ऑप्शन करेक्ट है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। वन आइड मैन होता है, ठीक है ना, अ वन आइड मैन, ओके, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 13, राम अलॉन्ग विथ हिज फ्रेंड्स, फिर है विजिटेड हेयर। बताइएगा, राम अलॉन्ग विथ हिज फ्रेंड्स, हैज़ इज हैव आर, क्या करेक्शन होगा। देखिएगा, जब जो है अलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ, इन एडिशन टू, बिसाइड्स, है ना, टुगेदर विथ, इनके साथ दो सब्जेक्ट लगे हों तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार लगता है। अब आप देखिएगा, विजिटेड वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो हैज़ लगेगा कि हैव, तो हैज़ लगेगा, क्यों, क्योंकि अभी आपने पढ़ा अलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ, है ना, इसके बाद इन एडिशन टू, एंड, सो, या फिर टुगेदर विथ, बिसाइड्स, इनके साथ दो सब्जेक्ट लगे हों तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा फर्स्ट के अनुसार लगता है, तो हैज़ करेक्ट होगा। याद आ गया, बिल्कुल। ऐसे क्वेश्चंस आपको पहले दिए गए हैं फ्रेंड्स, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 14, रिस्पॉन्सिबल क्या है, एडजेक्टिव है, नाउन है, एडवर्ब है, या वर्ब है, बताएंगे। रिस्पॉन्सिबल क्या है, देखिए, बी एल ई है ना, आपको पता है, ए बी एल ई, बी एल ई, आई बी एल ई, है ना, इसके बाद ओ यू एस, कुछ ऐसे अगर पर्टिकुलर वर्ड हों तो हमेशा एडजेक्टिव को प्रेफरेंस मिलता है, ठीक है। ऐसे सफिक्स रिस्पॉन्स में, है ना, बी एल ई लगा है, रिस्पॉन्सिबल, आई आपका ई आई में चेंज हो गया, अंडरस्टूड, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 15, चूज द करेक्ट प्रिपोजिशन, एवरी वन इज अफ्रेड ऑफ डेथ, बाई डेथ, टू डेथ, फॉर डेथ, बताइएगा। एवरी वन इज, तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, देखिए, अगर फॉन्ड हो, ठीक है, तो ऑफ लगता है, अक्यूज्ड हो तो ऑफ लगता है, मर्डर हो तो ऑफ लगता है, अफ्रेड हो तो ऑफ लगता है, प्राउड हो तो ऑफ लगता है, केयर हो तो ऑफ लगता है, तो इन सभी के साथ आपका ऑफ का प्रयोग होगा, है ना। अफ्रेड ऑफ डेथ यानी मृत्यु से हर कोई डरता है या भयभीत होता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सी ऑप्शन, ठीक है। प्रीपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको इसीलिए दिए जाते हैं बच्चों, क्योंकि जो ये डर है ना प्रीपोजिशन का, वो एग्ज़ाम में आपके ऊपर हावी न होने पाए। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। विच पार्ट हैज़ एन एरर, इट हैव बीन रेनिंग कंटिन्यूसली फॉर द लास्ट 1 वीक। अब बताइए यहाँ पर क्या दिक्कत है, किस पार्ट में एरर है। इट हैव बीन रेनिंग पहले ही आपको दिख गया ना, बिल्कुल, इट हैज़ बीन होना चाहिए था, इट हैज़ बीन रेनिंग, समझ पा रहे हैं ना। इट के बाद हैव कहाँ यूज़ आपने देखा है, नहीं देखा ना, इट हैज़ बीन रेनिंग, ठीक है। 16 का ए पार्ट में ही एरर आपको दिख रहा है, बिल्कुल सही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17,
इफ़ आई हैड हेल्प्ड हिम, इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी पीछे आया था ना, आपको बताया गया है ना, कंप्लीट द सेंटेंस, ये आपका कंडीशनल सेंटेंस है। इफ़ आई हैड हेल्प्ड हिम ही विल नॉट बी ड्रॉन, तो अब पहले पास्ट हो गया तो बाद में फ्यूचर नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिएगा ए ऑप्शन और सी ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। बिल्कुल आंसर करते रहिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17 का कौन सा, बिल्कुल सही डी ऑप्शन, ठीक है। वुड नॉट हैव, है ना, कुड नॉट हैव, शुड नॉट हैव, मतलब है ना मदद किया, यदि इफ़ आई हैड हेल्प्ड हिम, यदि मैं उसकी मदद किया होता तो वह डूबा नहीं होता, ऐसे सेंस में आप 17 का डी करेक्ट करेंगे, ठीक है। कंडीशनल सेंटेंस है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में चूज द अप्रोप्रिएट कंजक्शन, और आगे ही डैश लगा है और आपको मिल रहा है यू लीव नाउ यू विल बी लेट, अनटिल यू लीव नाउ, या फिर टिल यू लीव नाउ, या अनलेस यू लीव नाउ, या ऑल्दो यू लीव नाउ। बताएंगे किस पार्ट में आप 18 का जो है कौन सा कंजक्शन सुटेबल करेंगे। देखिए कह रहा है कि अनलेस, शर्त की बात हो रही है ना, कि जब तक कि नहीं, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, देखिएगा यहाँ पर कौन सा आप एरर करेक्ट करेंगे, कौन सा जो है ऑप्शन अनटिल। देखिए अनटिल नहीं, बिल्कुल अनटिल का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये टाइम कंडीशन नहीं है यार, ये सिर्फ कंडीशन है, जब तक तुम जाओगे नहीं लेट हो जाओगे। अनलेस बिल्कुल सही, ठीक है ना, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। अनटिल का प्रयोग तब होता है जब तक तुम आओगे नहीं, मैं इंतजार करूंगा, तो समय का जो है समय का शर्त है। टिल का प्रयोग तक के सेंस में करते हैं, और जब तक नहीं का सेंस कंडीशन के सेंस में हो तो हम सभी अनलेस का प्रयोग करते हैं। ऑल दो का प्रयोग यहाँ नहीं होगा, ऑल दो का प्रयोग तब करते हैं जब फिर भी आता है, ठीक है। यद्यपि वह गरीब है फिर भी ईमानदार है, ऐसे सेंस में। ओके, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। हु नोज टू लैंग्वेजेस, दो भाषा जानने वाले को क्या कहा जाता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। मोनोगेमी, स्ट्रॉल, बाइलिंगुअल, या बीगेमी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, देख लीजिएगा। हु नोज टू लैंग्वेजेस, दो भाषा का ज्ञानी हो। मोनोगेमी, गेमी मतलब विवाह होता है, नोट कर लेंगे बच्चों। मोनोगेमी मतलब विवाह, पॉलीगेमी, मोनोगेमी, डी गेमी, बी गेमी मतलब एक विवाह, दुई विवाह। तो मोनो माने एक और गेमी माने विवाह, ये ऑप्शन नहीं होगा करेक्ट। स्ट्रोल मतलब अ शॉर्ट वॉक आफ्टर लंच, आफ्टर जो है डिनर, मतलब शाम को जब आप खाना खाने के बाद टहलते हैं, दैट इज कॉल्ड स्ट्रोल। ओके, बाईलिंगुअल, बिल्कुल यही बाईलिंगुअल ही करेक्ट है। दो बाई माने दो, कहीं बाई अगर लगा हो तो इसका मतलब होता है टू, ठीक है, याद रखिए। मोनो कहीं लगा हो तो इसका मतलब वन होता है, पॉली कहीं लगा हो तो बहु होता है, ठीक है। और हेक्टा पेंटा ये तो आप जानते ही हैं। बी गेमी मतलब देखिए बी लगा है, गेमी माने विवाह, तो द्विविवाह। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 20। एडम्स एल का क्या मतलब है। एडम्स एल का मतलब कंप्लीट मास्टर, वीक पॉइंट, प्योर वाटर, या फ्लैटरी। ये पीछे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, आई मीन टू से ये क्वेश्चन मैंने पूछा है ना, पिछले कुछ सीरीज में। एडम्स एल का क्या होगा। एडम यहाँ पर होना चाहिए था, तो यहाँ एम आप कर लीजिए, ADAM एपॉस्ट्रॉफी, यस यहाँ पर एम होगा, है ना। एडम और यू आपने पढ़ा है ना पैराडाइज लॉस्ट में। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन कौन सा होगा, बिल्कुल प्योर वाटर। बहुत बढ़िया, ध्यान रखिएगा, एडम सेल कहीं मिले तो उसका मतलब प्योर वाटर होता है, ठीक है, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच बच्चों, आपने बहुत अच्छे से आंसर किया। ऐसे ही आप क्वेश्चन के आंसर करते रहिए, मेहनत करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।